हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि किसी भी मामले में हाई कोर्ट कब जाना चाहिए या कब जाने से आपको फायदा मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं कि एफआईआर क्वैशिंग और अरेस्ट स्टे के बारे में। अक्सर लोगों के पास ये प्रश्न होता है कि मैं अरेस्ट स्टे लूं कि एफआईआर क्वैशिंग में जाऊं या फिर एंटीसिपेटिक बेल। तीनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आप किसी भी हीनियस क्राइम में फंस गए हों या आपने वो अपराध किया है या नहीं किया, वो बात का ट्रायल की पोजीशन है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप पे 376, 377 या 313 जैसी संगीन धाराओं में अपराध दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, तो ऐसी दशा में आपको कभी भी हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं जाना चाहिए। ये मैं कहूँगा कि ये मान लीजिए अगर इन धाराओं में आप एंटीसिपेटरी बेल में जाते हैं तो थोड़ा सा ये मूर्खता पूर्वक वाला कदम कहा जा सकता है, क्योंकि इससे क्या हानि है क्या लाभ है मैं वो भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि पहले आप लोअर कोर्ट में बेल फाइल करेंगे, अर्थात सेशन में बेल फाइल करेंगे। सेशन वो रिजेक्ट करेगी, उसके बाद आप हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। तो इससे नुकसान क्या हुआ आपको बता दें कि पहली बात, अगर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज है या हीनियस क्राइम के धाराओं में मुकदमा दर्ज है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। सेशन तो तुरंत रिजेक्ट कर देगा। उम्मीद है कि आप 50% मानिए कि हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देगा। तो आपको इसमें नुकसान क्या हुआ कि आपको जो लोअर कोर्ट का टोटल पैसा बर्बाद हुआ वो बर्बाद हुआ, फिर हाई कोर्ट में भी पैसा बर्बाद ही हुआ। तो उसे ज्यादा अच्छा ये है कि आप एफआईआर क्वैशिंग में जाइए या फिर अब अरेस्ट स्टे में जाइए। तो एफआईआर क्वैशिंग और अरेस्ट स्टे से आपको फायदा क्या मिलेगा। अगर आप एफआईआर क्वैशिंग में भी जाते हैं तो अगर आपके पास अच्छे सबूत हैं, अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हैं कि इन कारणों से एफआईआर क्वैश कर देनी चाहिए या फर्जी एफआईआर है, हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो अपराध बनाया जा रहा है वो सरासर गलत और निराधार है, अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो हो सकता है कि एफआईआर क्वैश कर दी जाए। अगर एफआईआर क्वैश नहीं की जाती है तो मैं आपको बता दूं 100% ये मान के चलिए कि आपको उसी क्वैशिंग के दौरान स्टे जरूर मिल जाएगा जब तक चार्जशीट नहीं सबमिट होती है। एक बात और जान लीजिए कि अगर किसी भी महिला ने आप पे गलत मुकदमा दर्ज कराया है और उस महिला द्वारा किसी और अन्य व्यक्ति पे आपसे पहले 2-4 लोगों पे 2-4 एफआईआर दर्ज कराई गई है, ऐसा कई केस हमारे पास आ चुका है कि किसी भी महिला द्वारा एफआईआर कराई जाती है बलात्कार का और उसे पैसा ऐंठा जाता है। इसके पहले ऑलरेडी 3-4 जगहों पे वो एफआईआर 3-4 अलग अलग लोगों पे वो कर चुकी है और ऐसा कर चुकी है। वो एफआईआर अगर आपके पास एविडेंस के तौर पे है तो जाहिर सी बात है कि आपकी एफआईआर जो आप पे आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल और बिल्कुल अरेस्ट स्टे के अलावा आप ये समझिए कि वो एफआईआर क्वैश हो सकती है। तो ये आपको लाभ पता चल गया। और डायरेक्ट हाई कोर्ट आने से क्या होगा, आपको डबल फायदा। पहली बात तो स्टे हो जाएगा, अर्थात आपको गिरफ्तारी पे रोक लगा दी जाएगी। और दूसरा फायदा ये, अगर आप अच्छे ग्राउंड के साथ या अच्छे एविडेंस के साथ अगर हाई कोर्ट में आप फाइल करते हैं एफआईआर क्वैशिंग के लिए, तो अगर कोर्ट को लगता है कि क्वैश कर देना चाहिए तो 100% क्वैश हो जाने पे क्या होगा कि आपको बेल का भी लफड़ा आपका खत्म हो गया, डायरेक्ट आपका मुकदमा यहीं से डिस्पोज हो गया। तो ये सब फायदे होते हैं। हाई कोर्ट कब आना है, हाई कोर्ट कब नहीं आना है, कब लोअर कोर्ट में सरेंडर करना है, कब सेशन कोर्ट में सरेंडर करना है या कब बेल कहाँ फाइल करना होता है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है, वरना आपका ऐसे ही इसी तरह से पैसा बर्बाद जाएगा। कोई भी ये नहीं बताता है कि ये करने से ये फायदा होगा, वो करने से वो फायदा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर